बच्चों, रेलवे वाले बच्चे इस वीडियो पे आ जाएं कि उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और जो एएलपी वाले परेशान थे बच्चे या जो टेक्नीशियन वाले थे या एनटीपीसी वाले बच्चे कि सर हम क्या करें और अब हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर बैच तो हम नहीं ले पाए, हम यूट्यूब से ही पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि हम आपका भी बैच खरीद पाएँ। हालांकि बहुत सस्ती फीस में हम लोग रखते हैं, बट फिर भी उतने पैसे भी जुटाना किसी किसी बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे, फिर आपके लिए आपके काम का ये वीडियो होने वाला है और कुछ ना कुछ मैं आपको दे करके जाने वाला हूँ और क्या बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बिना रुकावट के जारी रख सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चे, पहले तो आप ध्यान लीजिए कि 12th के जो बच्चे हैं उनकी 3445 पोस्ट है मात्र। इसके लिए बच्चों ने आंदोलन, डिजिटल आंदोलन जिसको हम कहेंगे, एक्स पर या ट्विटर पर बहुत सारे ट्वीट किए, पर बच्चे वहाँ से अभी ना तो कोई ऑफिशियल बयान आया है, ना किसी न्यूज़पेपर ने कुछ कवर किया है, तो उसका अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा नहीं है। कुछ होगा या नहीं होगा, पर ये बात ज़रूर है कि ये बातें इन दोनों वैकेंसीज़ के लिए बोर्ड तक पहुँच चुकी हैं। बोर्ड को अगर कुछ करना होगा तो वो ज़रूर करेगा, मतलब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर दोबारा आप लोगों को संगठित करके फिर से ट्विटर अभियान करना पड़ा तो उसमें भी आरडब्ल्यू आप ही के साथ है। चलिए, दूसरा 8113 ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है और आपको मालूम है कि ये पहले आ गई थी, तो ये 14 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक इसके फॉर्म चल रहे हैं और ये 21 तारीख को फॉर्म आए हैं, तो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक इसके फॉर्म रहेंगे 12th लेवल वाले के। एज क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है, तो ज़्यादातर बच्चे इसमें आ रहे होंगे। वजह आप सबको मालूम है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल वाला हो चाहे 12th लेवल वाला, ये अब तक कंबाइंड आते रहे हैं। जैसे 35,277 वैकेंसीज थी 2019 में, तो वो कंबाइंड आए थे और आप सब लोगों ने ना एक ही CBT 1 दिया था। CBT 2 फिर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हुआ था, अलग अलग लेवल के लिए हुआ था। अब इस बार क्या है कि CBT 1 अलग है 12th के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग है। CBT 2 पूरे ग्रेजुएशन लेवल के हर लेवल के लिए सेम है और CBT 2 12th लेवल के लिए सेम है। ठीक है, यानी 2 आपको CBT 1 देने हैं जो पहले एक ही देना होता था, और 2 ही इस बार CBT 2 देने हैं जो पहले बहुत सारे देने पड़ते थे। ठीक है, क्लैरिटी है बच्चे। अब दूसरी बात है कि CBT 1 हो जाने के बाद इसमें 15 गुना बच्चों को बिठाएंगे CBT 2 में, और फिर अगर आपके, देखिए 2 पोस्ट की 12th में टोटल 4 पोस्ट आई हैं, उनमें 2 पे टाइपिंग है, और ग्रेजुएशन लेवल में टोटल 5 तरह की पोस्ट है, उनमें 2 पे टाइपिंग है। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 5 और 4 9 पोस्ट में से 4 पे टाइपिंग है। तो उन 4 के अलावा उन 5 पोस्ट के लिए तो सीधा क्या होगा, CBT 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल और फाइनल रिजल्ट। हालांकि एक आध वैकेंसी जैसे स्टेशन मास्टर में CBAT भी होता है जिसको साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे जब जरूरत होगी। ठीक है, पर वो बात की चीज़ है। तो टाइपिंग और CBAT टोटल 9 में से 4 ये और 1 पोस्ट पे ये, टोटल 5 पोस्ट पे ये है। बाकी 4 पोस्ट के लिए CBT 1, CBT 2 और सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और नौकरी आपकी। ठीक है, तो जो लोग टाइपिंग या CBAT देंगे उनमें 8 गुना वैकेंसीज के बुलाए जाएंगे बच्चे। लेकिन अगर DV और मेडिकल के लिए जाओगे तो वो बहुत कम बच्चे होंगे, या जितनी वैकेंसी है उससे थोड़े बहुत फालतू बच्चे लिए जाएंगे। क्लियर? तो ये सब आपको अब आइडिया मैंने दे दिया है पूरा क्या फॉर्मेट है। और ये बच्चे CBT 1 में क्या आएगा वो भी एक बार देख लीजिए। वैसे आपको ग्रुप D में भी मालूम होगा क्या आएगा, ALP में भी मालूम होगा, वो मैं कई बार बता चुका हूँ। NTPC का अब इस बार दोबारा याद दिला रहा हूँ क्योंकि NTPC वाले बच्चे इस टाइम थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनको पता होनी चाहिए हर बात। 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के और GS के 40, ये CBT 1 है। 90 मिनट का टाइम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। CBT 1 इसमें 15 गुना बच्चे CBT 2 में बुलाए जाएंगे, जिसमें फिर मैथ रीजनिंग GS ही है, बस 35, 35 और 50 और समय वही 90 मिनट। ठीक है, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ये CBT 2 है। तो ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट है, ये तो आप सबको मालूम है।
आप लोगों को हम लोग गिफ्ट देने वाले थे, या मैं कहूँ अनाउंसमेंट करने वाला था, तो मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले थोड़े से सवाल आप लोगों के लिए लिए हैं मैंने, कि जैसे क्या एएलपी एंड टेक्नीशियन की एग्जाम डेट जल्द आ सकती है? जी, बहुत सारे बच्चों को वेट है कि एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ के लिए तो न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि दिसंबर में एग्जाम पक्का ही पक्का हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ये अगर सबसे पहले किसी एग्जाम की शुरुआत होगी तो वो इसकी होगी। और चूंकि आप लोग भी जानते हो कि कंपनी फाइनल हो चुकी है जो एग्जाम कराएगी, तो अब बहुत ज्यादा समय बचता नहीं है। इसकी डेट, एग्जाम डेट बहुत जल्दी आपको हो सकता है पता लग जाए। हो सकता है एग्जाम डेट आपको एग्जाम होने से 1 ही महीना पहले पता चले। अगर वो 1 ही महीना पहले पता चली तो फिर आप खुद बोलोगे कि सर समय कम रह गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये दिसंबर एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जनवरी चला जाए, पर अगर आप दिसंबर जनवरी आपको आइडिया मिल रहा है और आप सोच रहे हो एग्जाम डेट के आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, तो फिर आप गलत सोच है आपकी। दिसंबर जनवरी एग्जाम डेट मान करके चलिए, क्योंकि इस महीने में एग्जाम शुरुआत हो जाएगी, चाहे वो दिसंबर में हो चाहे वो जनवरी में हो। नवंबर में चांस कम है पर हो सकती है। पर तो इसलिए बच्चे आप एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करके चलिए। अब जितना हो सके उस पर फोकस करिए। मॉक टेस्ट देने हो, प्रैक्टिस सेट्स लगाने हो। अब वो समय नहीं है कि मैं अभी कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम डेट का पहला पता जो चलेगा वो बहुत ही नजदीक पता चलेगा जा करके, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आरपीएफ वाले बच्चों के लिए कुछ खास, हाँ आरपीएफ वाले, अभी देखिए मैं इन बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट्स का अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन आरपीएफ वाले बच्चों के ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट्स आप जरूर करें और हर संडे मॉक टेस्ट दें, क्योंकि अगर एएलपी और टेक्नीशियन के बाद किसी के एग्जाम शुरू होगा तो वो आरपीएफ का होगा। ठीक है, ऐसे संकेत मिल चुके हैं अखबारों में, तो आप अपनी मान सकते हो अगर ये दिसंबर जनवरी में होगा तो आप फरवरी मार्च में आपका नंबर कभी भी आ सकता है। ठीक है, चलो तो एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी में से किस पे फोकस करें? बहुत सारे बच्चों का ये सवाल रहता है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई इन सब में अगर आप मिलाओ तो चीजें क्या आ रही हैं? मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, जीएस आ रही है, और ग्रुप डी को और एएलपी को जोड़ दूं तो साइंस भी आएगी, अच्छा खासा रोल भी रखेगी। अगर आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस पे फोकस करो बजाय इसके कि मैं एएलपी पे फोकस करूं या टेक्नीशियन पे करूं या एनटीपीसी पे करूं, भर्ती में फोकस करिए। रेलवे के हिसाब से जो ये 4 सब्जेक्ट जहां चल रहे हों उन पे फोकस लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा बजाय इसके, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी करोगे तो इसकी टेंशन रहेगी, इसकी करोगे तो इनकी हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों के फॉर्म 4 ही होते हैं, 3 होते हैं या 4 में से, तो ये समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भर्तियों पे फोकस मत करना, आप सब्जेक्ट पे फोकस करना। और ऐसा है कि इसका क्वेश्चन इसमें आने के बहुत चांस रहेंगे या इसका क्वेश्चन इसमें आने के बहुत चांस रहेंगे। आप कहो प्रीवियस ईयर एएलपी की मुझे तैयारी करनी है तो मैं एएलपी के ही प्रीवियस ईयर पढ़ूं, नहीं, ये गलत है। और होपफुली ये जो टेंडर है कंपनी का टीसीएस को ही गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा टेंडर टीसीएस पे ही जाता है। तो एसएससी का जो पैटर्न होता है, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो मैथ्स रीजनिंग का हो, लगभग वही पैटर्न हो सकता है फॉलो किया जाए। हालांकि पहले भी ऐसे ही था टीसीएस पे। तो पहले जो मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का पैटर्न काफी अच्छे लेवल का था बजाय एसएससी के। तो आप ये मान करके चलिए कि रीजनिंग एक अच्छे लेवल की रहती है रेलवे के अंदर। बाकी आप जीएस का लेवल सेम मान सकते हो कंपेयर करोगे एसएससी से। तो ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका एग्जाम इस एग्जाम में आ सकता है, तो मैं कहूंगा रेलवे के सारे क्वेश्चन पढ़ो बजाय ये सोचने की कि मैं एएलपी का क्वेश्चन पढ़ूंगा या मैं टेक्नीशियन का पढ़ूंगा, नहीं। ठीक है, एक से दूसरे के क्वेश्चन लिंक्ड रहेंगे यहाँ पर।
क्या मॉक टेस्ट देने जरूरी है? हाँ, अगर आपने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिए। हर संडे एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए और फिर मॉक टेस्ट में जो चैप्टर्स आपके वीक रह गए उन पर काम करना शुरू कर दो कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। तो आप बहुत बेहतर अपने आप को में चेंज देख पाओगे, क्योंकि वैकेंसीज कम हैं इस बार और हर साल अगर आएंगी तो इतनी ही कम रहेंगी। अब इतनी कम में आपका सिलेक्शन कैसे हो, तो आपको गलतियों की गुंजाइश बहुत कम करनी पड़ेगी अपने अंदर, तभी ये सिलेक्शन ले पाओगे इतनी कम वैकेंसीज में। ये मैं बिल्कुल आपसे साफ कह रहा हूं। बच्चे बात है कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी और टेक्नीशियन इतिहास ही पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे इस बात को कहेंगे। तो राहुल तेवतिया सर बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। अभी जो आकाश सर भी हैं उनको भी पता है कि राहुल तेवतिया सर से एनटीपीसी वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और एनटीपीसी वाले बच्चे ना जस्ट उनका कोर्स अभी शुरू ही हुआ है। राहुल तेवतिया सर का कहना है कि मैं इनको 1-1.5 महीने बाद मैं इनके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा, स्पेशली एनटीपीसी के लिए उनका कहना है। मैं कहूँगा कि ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन वाले बच्चे मैथ्स मुझे नहीं लगता कि आकाश सर से अच्छा कोई रेलवे में उन भर्तियों के लिए पढ़ा पाएगा। तो आप देखोगे और आप ये फील करोगे पहली क्लास में, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आ सकते हैं जो सिविल को पढ़ाते हैं, मैंने उन सर को इसमें रखा है। तो भाई जीएस की शाम के 7 बजे क्लास होगी, ये टाइमिंग नोट कर लीजिए। 1 अक्टूबर से ये सब क्लासेस चलने वाली हैं, ठीक है। तो दिग्विजय सर यहाँ करा रहे होंगे शाम को 7 बजे जीएस की क्लास। ये क्लास हो सकता है 1.5 से 2 घंटे की भी चले इसमें, क्योंकि ये 40 क्वेश्चंस लेंगे करीब करीब, और 40 क्वेश्चन नहीं होंगे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 5 चीजें हो जाती हैं, एक क्वेश्चन और प्लस 4 ऑप्शन। तो अगर 40 हो रहे हैं तो 200 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे वो, ठीक है। तो ये आपको पता तब चलेगा जब क्लास लोगे, तो हर एक चीज को खोल करके पढ़ाते हैं सर, ठीक है। चलिए बच्चे, तो ये आप इस सीरीज को का टाइम टेबल नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाली है। आरपीएफ के लिए अलग से चल रही है सभी टीचर्स की, किस टाइम कौन सी क्लास है, ठीक है। तो साइंस का बायोलॉजी के लिए अगर आप भावना मैम की बात करते हैं तो मैं बायोलॉजी के लिए बाद में जोड़ दूंगा इनके, पर अभी आप फिजिक्स के करेंगे इनके सर के साथ स्टार्ट, क्योंकि साइंस का केवल पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके ही प्रैक्टिस सेट लेंगे, फिर केमिस्ट्री के, और उसके बाद बायो चलेगा, ठीक है।